अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सो मैनेजमेंट साइंसेस फॉर टेक्निकल मैनेजर्स आपका जो सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर के अंदर, उसके ऊपर ये पहला लेक्चर है। आई विल बी जॉइनिंग फ्रॉम द नेक्स्ट lecture because not feeling a bit well. So हम this I'll record this lecture for you. ना हम ये बेसिकली सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं ये वाला सब्जेक्ट। सो इस सब्जेक्ट को पढ़ने की सबसे बड़ी रीज़न ये है, देखें आप जो हैं लोग अपने अपने डोमेन्स के अंदर अपनी डिग्रीज लेके जब आप एक ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं, तो कोई बंदा अगर फाइनेंस में है तो वो फाइनेंस की फील्ड के अंदर ही आगे चलता रहता है। इसी तरह कोई टेक्निकल साइड पे है तो वो टेक्निकल साइड पे प्रोग्रेस करता रहता है। इसी तरह जो ऑपरेशंस में है, जो मार्केटिंग में है, जो सेल्स में है, वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर जो है वो अपना आगे परस्यू करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, ये चाहिए जो मूवमेंट है ना आपकी, ये बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी लाइन में ही आगे स्ट्रेट वे वर्टिकल अप जाते जाते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, जिस तरह मैं बताऊं आपको, सीईओज लेवल की सीईओज लेवल की बात आती है, या एज यू गो फ्रॉम लोअर टू हायर मैनेजमेंट लेवल पोजीशंस, तो उसमें ये होता है कि आपको खाली अपने डिपार्टमेंट की excuse me, खाली अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज होना इज नॉट इनफ. You should have a bigger perspective and understand everything what's going on. फाइनेंस वाले को मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, मैनेजमेंट वाले को सेल्स की इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग की, यानी हर बंदे को हर इंफॉर्मेशन जितनी रिक्वायर्ड है टू एन एक्सटेंड उसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. बिकॉज when at a management level you sit in a meeting and there are people who are discussing different topics relating to their own department, तो you should be able to understand them rather than कि आप isolated एक लाइन पे चलते रहे. इसमें हमने एक और चीज़ भी नोट की है कि फॉर एग्जांपल इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको जनरली कंफ्लिक्ट नज़र एक आता है बिटवीन इंजीनियर्स एंड अकाउंट्स पीपल, राइट. हमने ये नोट किया कि अगर कोई चीज़ भी इंजीनियर्स बना के लेके जाते हैं और अकाउंट्स में जाती है, तो अकाउंट्स डील्स विद नंबर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि इसकी प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, आरओआई, इस किस्म की चीज़ें. अच्छा, अब इंजीनियर जो है अगर उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है ना, तो पहली बात है कि जितनी अच्छी मर्जी प्रोडक्ट होगी ना, तो वो जो है ये चीज़ें एक्सप्लेन करा ही नहीं सकता अकाउंट्स के बंदे को, और आपका जो प्रोजेक्ट बना के दिया होता है वो उस स्टेज के ऊपर रुक जाता है, ऑल्दो अच्छा प्रोजेक्ट होगा. वाइस वर्सा, अगर अकाउंट्स के बंदे को ये ना पता हो कि बैंडविड्थ क्या होती है, डेटा रेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, और टेक्नोलॉजी की जो पेनिट्रेशन है उसके बारे में उसको आइडिया नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स ही कैन नॉट सपोर्ट आपके एक इंजीनियर को कि कोई चीज़ नहीं लेके आ सके. सो इसका डैमेज बेसिकली दोनों चीज़ों का डैमेज जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है. तो बेसिकली आपके सब्जेक्ट के अंदर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैनेजमेंट साइंसेस फॉर टेक्निकल मैनेजर्स, ये है कि आप टेक्निकल तो होते हैं अपने अपने एरियाज के अंदर, लेकिन आपको ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर के बारे में पता होना चाहिए फॉर एवरी डिपार्टमेंट. सो वी आर गोइंग टू टच एवरी डिपार्टमेंट विच इज़ देयर, जो कि ताकि आपको एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट काउंट. Now I'll come to the first and the most important area for any organization कि वो जो काम करती है. So for any organization the main difficult portion is to manage the human resources, right? ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो मैनेज करना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एचआर को, क्योंकि इंसानों को, हर इंसान डिफरेंट होता है.
हर इंसान का नेचर डिफरेंट होता है, हर इंसान जिस तरह ग्रूम हुआ होता है वो डिफरेंट होता है. तो when these all these different kind of peoples walk into your office, so it's just like a home. Organization is like a home. तो अगर आप अपने घर में आपने एक फिल्टर लगा के रखा हुआ है ना, कि आप अपने घर में हर किसी को तो नहीं आप इजाज़त देते कि आपके घर में आ सके. आप सिर्फ उन्हीं लोगों को कहेंगे जो कि जिनसे आपका कंफर्ट लेवल है, आप बेहतर फील करते हैं, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करते हैं कि वो आपके घर के अंदर आएँ. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जब हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यू वांट द पीपल कमिंग टू योर organization who can fit into it and do not cause any kind of problems in your institution. So that means कि एक तो ये कि when at the time of the employment of people, you have to make sure that the right type of people are coming into your organization. Secondly, इसमें जो important चीज़ आती है ये कि what about the relationship of these humans with each other? ह्यूमंस को दुनिया में बहुत लोगों ने डिफाइन किया है. साइंटिस्ट ने ह्यूमंस को डिफाइन किया है, इसके साथ साथ फिलोसफर्स ने डिफाइन किया है, पोइट्स ने डिफाइन किया है. ठीक है. और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे मैनेजर्स का बेसिक इशू ये होता है कि वो इन इंसानों से किस तरह आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी. और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन कैसे की जा सकती है और इन सब लोगों के साथ. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर हम लोग आज जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की है उसके ऊपर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो ह्यूमन रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के दरमियान क्योंकि नेचर डिफरेंट होता है, तो इसका मतलब है कि लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उनको आपने मिनिमाइज करना है. एटीट्यूड इश्यूज हो सकते हैं जिनको कि आपने बैलेंस आउट करना होता है. सो तो एक तो ह्यूमन रिसोर्स होता है और उसको बाद उसको मैनेज कैसे करना है सारे. मैनेज इसलिए कि अगर सपोज हर कोई बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने ही डायरेक्शन में काम करता रहेगा, तो व्हाट अबाउट द कंपनी डायरेक्शन. आपको ये एक्सक्यूज मी, एक बंदा नॉर्थ की साइड पे जा रहा है, एक ईस्ट पे जा रहा है, एक वेस्ट पे जा रहा है. हमने उन लोगों को अलाइन करना है, हमने सब लोगों को एक डायरेक्शन के अंदर फोकस लेके जाना है. ठीक है. ताकि सब लोगों की साइनर्जी, साइनर्जी मीन्स एक ही डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है उसको साइनर्जी कहते हैं. एक ही डायरेक्शन में, जैसे आपकी कभी गाड़ी या बस कभी फंस जाती होगी, आपको याद होगा स्टूडेंट लाइफ में. तो आप सब लोग क्या करते थे, स्टूडेंट्स आते थे और धक्का लगाते थे, फिर कहते हैं अब मोमेंटम बनाते हैं. तो 2-3 दफा मोमेंटम बनाते थे और गाड़ी जो है आपकी बस खड़े से बाहर निकल आती थी. तो वो क्या होता था, पॉजिटिव साइनर्जी. नेगेटिव भी हो सकती है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन नेगेटिव जा रही है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एनर्जी. सो ऑल द ह्यूमन रिसर्च बिहाइंड द बस एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइनर्जी में और एक ही फोकस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं. तो कंपनी का, जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उसका आपको शुरू में ही उसका मिशन बताते हैं क्या है कंपनी का विजन क्या है, कंपनी की वैल्यूज़ क्या हैं. सो ये तीन चीज़ें आपको whenever you enter a company there we explain to you कि ये चीज़ें होती हैं. So अब आई होप आपको यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू कि व्हाई आर वी स्टडिंग दिस सब्जेक्ट. और उसका जो फर्स्ट टॉपिक जिसको टच किया है वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को चेक किया है कि हमने उनको मैनेज कैसे करना है. ठीक है. सो टुडेज नीड क्या है आपकी, बेसिकली यू आर पीपल आर गेटिंग स्मार्टर एवरी डे. आप नई जनरेशन को जब आप हायर करते हैं तो आप उससे यू वांट टू टेक न्यू इनपुट्स फ्रॉम दैट जनरेशन. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, बंदा आता है, उसको आप लेके आते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं कंपनी में और फिर कहते हैं कि वो करो जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें. वो अपने को आइडियाज़ भी लेके आते हैं, आप उस वक्त उसको आइडियाज़ को किल करते हैं कि नहीं यार जो मैं कह रहा हूँ वो करो. अगर आपने कंपनी के अंदर वही करना है जो आप कर रहे हैं तो नया स्मार्टर बंदा लाने का फ़ायदा क्या होता है.
ये क्यों होता है? पीपल बिकम इनसिक्योर कि अगर कोई नया बंदा आ गया, लायक आ गया, तो हमारी जॉब ना कहीं चली जाए। इशू ये नहीं होता। अगर आपकी द पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके नीचे जो काम करने वाले हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर योर स्ट्रेंथ। तो देखें आप राइट साइड पे, द स्मार्टर पीपल क्रिएट स्ट्रेंथ फॉर यू। दे विल बेसिकली दूसरों से आपको डिफरेंशिएट करेंगे. So these smarter people comes up with smarter solutions, which in turn creates smarter business environment, and which ultimately translates into the growth of the company. ठीक है? So आपके पास इन लोगों की आपको जरूरत होती है, smarter people to come up. Now, what is the origin of these smarter people? ये कैसे हो गए? Why are I'm saying कि people are smarter? Number one, because of the maturing democracy. जिन लोगों को राइट्स मिलती हैं, लोग प्रॉस्पर करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, ये उस एनवायरनमेंट में होता है जो कि पॉलिटिकली स्टेबल हो। ऐसी कंट्री जो पॉलिटिकली स्टेबल होगी, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखेंगे। सो पीपल, लोगों के इस इन चीज़ों से, मैच्योरिंग डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली ग्रोइंग, सो उनके कंफर्ट लेवल जो है ना, वो आपके अंदर आ जाता है। एंड पीपल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट मीन्स कि उनको डर नहीं होता, दिल की बात कर सकते हैं, एंड क्योंकि उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। ठीक है? दिस ट्रांसलेट्स इनटू फ्री एंड ओपन टू वर्क, यानी कि फ्रीली काम करते हैं, और साथ साथ उनके पास एम्पावरमेंट होती है कि आप उनको एक्सप्रेस करने की राइट भी दे रहे हैं, फ्रीडम भी है, सो आप उन लोगों को एम्पावर करते हैं। ठीक है? Systems approach to HRM and enterprise cannot work in isolation, of course. दुनिया में अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, वो आइसोलेशन में काम नहीं कर रही, दे आर वर्किंग टुगेदर। एक क्योंकि हर एक को दूसरे की हेल्प चाहिए होती है बिजनेस के अंदर। आप कोई भी बिजनेस ले लें, उसमें जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें गाड़ी बनती है, एक गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो गाड़ी के पार्ट्स 10,000 जगहों से आ रहे होते हैं। स्क्रू जो है वो कोई और बना रहा है, इंजन को कोई और देख रहा है, अंदर की फिटिंग्स को कोई और दे रहा है, जो जो उसकी लाइट्स हैं कोई और बना रहा है। ठीक है? सो यू हैव टू, ये एक एंटरप्राइज आजकल का है कि आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। इट हैज टू एडजस्ट इट्स वर्किंग टू सूट द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम देखते हैं, जिस तरह की मैंने बात की थी कि मैनेजमेंट साइंसेस फॉर टेक्निकल मैनेजमेंट में आपके पास सब सिस्टम्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया। तो सो द डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट इट्स बिजनेस इफेक्टिवली। कि आप हर डिपार्टमेंट क्यों बनाते हैं, डिस्टिंग्विश क्यों करते हैं, कंपार्टमेंट्स में क्यों करते हैं, कि हर डिपार्टमेंट को आपने कुछ जॉब्स असाइन की होती हैं। मार्केटिंग का बंदे के अलहदा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सेल्स की अलहदा हैं, फाइनेंस की अलहदा हैं, एचआर की अलहदा है। सो ईच सब सिस्टम हैज अ नंबर ऑफ फर्दर सब सिस्टम। एक सब सिस्टम के अंदर देन वी कम अक्रॉस मैनी फर्दर सब सिस्टम्स। अब हम इस सारी चीज को इस वक्त जो देख रहे हैं, वो एचआर के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टिपिकल जो सिस्टम है, उसमें एचआर का सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन का सिस्टम है जो प्रोड्यूस कर रहा है एक यूनिट, फाइनेंस का सिस्टम है, मार्केटिंग का सिस्टम है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम है। एक्सक्यूज मी। सो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखना होता है कि कौन सा जो आपका सब सिस्टम है, कितने सिस्टम हो सकते हैं, कुछ में कम हो सकते हैं, कुछ में ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द size of your organization. So basically, एचआर सिस्टम की, जो मैनेजमेंट सिस्टम की जब बात करते हैं हम, so it transforms
उसने इनपुट को आउटपुट के अंदर करना होता है। और इनपुट क्या है? एचआर डिपार्टमेंट की इनपुट है पर्सनल, लोग। और आउटपुट उसकी क्या होगी? प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स। सो यू कम अप विद पीपल, you hire people, so that is the input, they are the personnel. आउटपुट क्या है? आप उन पर्सनल से, हाँ, उनको आपने कन्वर्ट कर देना है इनटू प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, प्रोडक्टिव बीइंग्स। सो एचआर सिस्टम का ये फायदा होता है कि अब सिस्टम इंटरेक्ट्स क्लोजली विद ऑल अदर सब सिस्टम्स, ठीक है। अब हम ना एचआर को के जो पर्सनल को ना एचआर बिजनेस पार्टनर्स कहते हैं, और उनको हर डिपार्टमेंट के अंदर प्लेस कर देते हैं। क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एचआर का बंदा आपको फाइनेंस के अंदर भी एक नजर आएगा, क्योंकि फाइनेंस के बंदे के अगर कोई भी इश्यूज हैं रिलेटिंग टू, लोगों की लीव्स हो सकती हैं, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, तो वो किससे कांटेक्ट करेगा? हर किसी की तो पहुंच नहीं होगी ना हेडक्वार्टर में। बट इफ यू डिपार्टमेंट हैज वन पर्सन जिसको हम कहेंगे एचआर बिजनेस पार्टनर, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए वहां बैठा होगा रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्स। सो ये वजह होती है कि अब जो है एचआर, ताकि उन सारे लोगों को ऑल द वे अपने पर्सनल जो काम है या डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए उनका अप्रोच सिंपल हो जाए। एचआर का पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि बस नौकरी में रखो, रखवाने का काम करता है और फायरिंग करता है, लोगों को नौकरी से निकालना काम होता है। लेकिन अब ये बात नहीं है, एचआर के फंक्शन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए हुए हैं, जिस तरह मैंने बताया कि एचआर बिजनेस पार्टनर। So quality of people in all subsystems on all subsystems depend upon policies of the HRM system. ठीक है, अच्छी पॉलिसीज होंगी तो क्वालिटी ऑफ पीपल होगा। सो इसके लिए आपको बेसिकली चाहिए होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या है। ठीक है, डिज़ाइन मीन्स कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया गया, किस जगह के ऊपर डिज़ाइन किया गया, कौन सी लोकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में भी इस्लामाबाद में या रीजन में डिफरेंट हो, हेड ऑफिस में डिफरेंट हो, और अगर आप रीजन में चले जाएं तो वो डिफरेंट होगा, और उसकी फिर कंपोजिशन वेरी करती है। प्लेस कंपोजिशन का मतलब ये है कि एक ये भी है कि आपकी इंडस्ट्री को भी देखना है आपने कि किस इंडस्ट्री में आप कर रहे हैं काम। इज योर एचआर डीलिंग विद प्रोडक्शन इंडस्ट्री और टेलीकॉम इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री और मेडिकल के अंदर, फील्ड के अंदर आप लोग देख रहे हैं, तो आपको बेसिकली प्लेस देखनी होती है कहाँ पे आपका ये एचआर का पूरा सेटअप है, और उस बिजनेस की कंपोजिशन कौन सी होती है। ठीक है, सो उसके मुताबिक फिर आप ये देखें, ये प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इवेंट मैनेजमेंट में है तो इवेंट कोऑर्डिनेटर होगा, इवेंट प्लानर होगा, क्लाइंट सर्विस इवेंट मैनेजर होगा, इवेंट मैनेजर होगा, उसका असिस्टेंट होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट प्लानर, इवेंट मैनेजर टू क्लाइंट सर्विस इवेंट मैनेजर टू इवेंट असिस्टेंट। सो अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर हैं तो आपने एक स्ट्रक्चर अपना बना दिया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जो हम बात कर रहे हैं प्लेस एंड कंपोजिशन, ये आपको इसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल कंपोजिशन ये है कि आपका ये जो बिजनेस है ये इवेंट मैनेजमेंट को देख रहा होता है। प्लेस ऑफ एचआर डिपार्टमेंट अगर देखें तो हम भी कहते हैं द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैटर। सो इन केस ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, अगर हम छोटे यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो आपका स्मॉल यूनिट का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर सिंपल है। ओनर है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, अकाउंटेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट, जिसे पीए कहते हैं आप। तो ये स्मॉल यूनिट का एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया है जो ओनर ड्रिवन होता है, कि एक ओनर है उसको नीचे लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम उससे लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन में एक चेयरमैन या एमडी होता है। देन दे हैव डायरेक्टर प्रोडक्शन, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर एचआरएम, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड डायरेक्टर आर&डी। क्योंकि लार्ज यूनिट है तो आपने डायरेक्टर्स उसके रखते हैं, इसको जीएम्स आप कह लें या एग्जीक्यूटिव ईवीपीस कह लें, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके मुताबिक आपका जो ये जो स्ट्रक्चर है ये बनता है। So placements of HR members in large organization means where do you place your HR people in the organization?
तो एचआर लोगों को आपको जब प्लेस करने की बारी आती है तो आप उनको हेडक्वार्टर्स में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनका रीजनल ऑफिसेज हो सकते हैं या सब रीजनल ऑफिस हो जाते हैं। सो ये इफेक्टिव वर्किंग के लिए आपको उनको लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एरियाज में डिफाइन किया जाता है। सो हम जब एचआर की बात कर रहे थे तो ह्यूमन रिसोर्स में डिफरेंट फर्दर सब फंक्शंस की बात हो रही थी। एक तो मेन फंक्शन था ना एचआर, हमने इसमें कहा था सब फंक्शन भी होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं एचआर की एग्जांपल आपको दूंगा, इसमें रिक्रूटमेंट है, लोगों की हायरिंग को देखता है। एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फंक्शन है स्लैश कंपनसेशन डिपार्टमेंट। परफॉर्मेंस को बेस करके आपको कंपनसेशन दी जानी चाहिए। जो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा उसको अच्छी कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, स्टिल यू गेट प्रमोटेड आफ्टर इयर्स ऑफ सर्विस। के 2 साल इसमें कंप्लीट किए तो एक लेवल अप चले गए, 5 साल हो गए तो एक लेवल अप के लिए हो गए। इट हैज टू, आप जो बंदा देखें एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, तो बेसिकली दोज पीपल हैव टू बी कंपनसेटेड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। अब जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी परफॉर्मेंस ड्रिवन है। देन देर इज डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लोगों को जब आते हैं तो सारे वो अपने, हो सकता है उनको ग्रूमिंग की जरूरत हो, उनको फर्दर एनहेंसमेंट की जरूरत हो, स्किल सेट इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, तो आपने अपने लोगों को ट्रेन करना है, उनको डेवलप करना है, राइट। देन देर इज एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। पेरोल विंग होता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मैंने अभी बात की थी। इसी तरह वेलफेयर डिपार्टमेंट है। वेलफेयर डिपार्टमेंट मीन्स के आपका जो हम आप वर्ड यूज, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ फंड्स हैं, लोगों को आप लोन्स दे सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री। देन देयर इज आल्सो अ लीगल विंग अंडर HR which deal with के लीगल इश्यूज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी को केस करता है, कुछ करता है, तो यू हैव टू मैनेज। आप किसी को नौकरी से इवन बाहर फायर कर रहे हैं, even if you follow the procedure the person could go to the court. So the court cases have to be dealt by the legal wing. So ये सब डिपार्टमेंट्स हैं HR के जिनकी बात हो रहे हैं। सो जब हम HRM की बात करते हैं तो HR एनवायरनमेंट की बात करते हैं, प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। यानी कि जब किसी को प्रॉब्लम आती है और वो आपका दरवाजा खटखटाता है कि मेरा ये इशू सॉल्व करो, तब उसको सॉल्व करते हैं, दिस इज योर रिएक्शन। प्रॉब्लम आती ही क्यों है? अगर आपके सिस्टम्स प्रोएक्टिवली सेट हैं तो आपको प्रॉब्लम को फेस ही नहीं होगी। सो देयर इज अप्रोच ऑफ बीइंग अ रिएक्टिव, कि आपको प्रॉब्लम आए तो रिजॉल्व करें बस, या प्रोएक्टिव अप्रोच है कि पहले से आप सिस्टम्स इतने अच्छे पहले से बना दें कि रिएक्टिव की नौबत ही ना आए ना। बट जो HRM की हमारी एनवायरनमेंट है, इसको दो किस्म के फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की एक एनवायरनमेंट है, और एक आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जब मैं बात करूंगा, सो एक कंपनी काम कर रही है, देन देयर इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसमें आपके सप्लायर्स हैं, वो अपनी कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं, कस्टमर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, कंपेटिटर ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। और आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, अब आपकी एक प्रोडक्ट एक किसी गांव में बंदा बैठा नेट के ऊपर लेके जाके सेल कर सकता है और आपका कंपेटिटर बन सकता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपकी जो होती है पॉलिटिकल हो सकती है, लीगल फैक्टर्स हैं, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी फैक्टर्स है, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, किस एरिया के लिए अवेलेबल है, यूनियन का स्ट्रक्चर होता है, प्रोफेशनलिज्म। सो दीज आर द आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंपनीज आर डिमांडिंग मोर प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ एक HR के अंदर जो इन्वायरमेंट आपके पास होती है वो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है।
इंटरनल एनवायरनमेंट में मैं बात करूँ टॉप से, तो मिशन क्या है? मैंने से 2025 में आई वांट टू एक्सपैंड ग्लोबली टिल 2025, सो मेरा ये मिशन है। व्हाट आर माय पॉलिसीज? पॉलिसीज में रिड्यूस एम्प्लॉयज इन नंबर्स। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने नंबर को रिड्यूस करना है, एम्प्लॉयज को इफेक्टिव एचआर करनी है, हर बंदे को एक्स्ट्रा बंदे ना रखे जाएं, जितने चाहिए वही रखे जाएं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को देखना है, रिटेंशन ऑफ लॉयल एम्प्लॉयज को मैंने देखना है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, I have to address the conflicts uprising in the organization, address the problems either earlier or later. पहले से ही बहुत सी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व कर लें, या हम लेटर उनको देख लें, ठीक है। आई एम सॉरी, मेरी तरह थोड़ी आवाज़ खांसी वांसी हो रही है बीच में, तो ओमिक्रॉन का कुछ है, इसकी वजह से मैं जरा जस्ट लॉकिंग माई सेल्फ अप। सो लिमिटेशंस ऑफ एचआरएम की लिमिटेशंस क्या हैं? इसका ओरिजिन जो है वो रिसेंट है, ठीक है। ये जो एचआरएम की बात का, ह्यूमन रिसोर्स तो पहले से था, लेकिन अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसका जो ओरिजिन है वो रिसेंट है। लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, लोग चाहते हैं अपने पास सेंट्रलाइज कंट्रोल्स, दे डू नॉट वांट टू बाइफरकेट जॉब और लोगों को एम्पावर करें। सो इसमें मैनेजमेंट सपोर्ट होनी ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंट अगर किसी चीज़ को कर देंगे आप ठीक तरीके से, नहीं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डाउन जा सकते हैं। आपके डेवलपमेंट, एचआर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनएडिक्वेट हो और इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन हो, जिसके बेस के ऊपर आपने डिसीजन करने होते हैं। So these are some of the limitations of human resource management. अब आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करना है, व्हाट, व्हेन, कब करना है और किस जगह पे करना है और किस तरीके से करना है। सो व्हाट needs to be done, when it needs to be done, where it has to be done, and how it has to be done. So human resource planning के अंदर what, when, where and how ये चीजें important होती हैं. So it is human resource planning is the process by which a management determines how an organization should move from its current manpower position to its desired manpower position. के current manpower कितनी है और desired कितनी होनी चाहिए, उस पर जाना है. So you have to have the right number of the people. Then you have to have the right kind of people, यानी जिनकी skills होनी चाहिए right. आप ये तो नहीं कहते फाइनेंस का बंदा है और उसको टेक्नोलॉजी के फंक्शन में लगा दें, या टेक्नोलॉजी का बंदा है उसको फाइनेंस का काम कराने लग जाए. सो राइट नंबर ऑफ पीपल, कितने बंदे चाहिए, राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट प्लेसेस, कहाँ पर उनको प्लेस किया गया है, किस टाइम पे, राइट टाइम पे आपको जब जरूरत है बंदे की वहां प्लेस करें. एंड फर्दर टू डू थिंग्स, काम करें, आउटपुट की बात आ गई, विच रिजल्ट इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल रिसीविंग मैक्सिमम बेनिफिट्स. अब इसमें देखें, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का बेनिफिट है ना, तो म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, दोनों की एक ही गोल है, डायरेक्शन है, तो दोनों का ये ख्याल रखना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन का भी और इंडिविजुअल्स का भी. So human resource planning relates to right number of people with right skills at right place at right time to implement organizational strategies in order to achieve the organizational objectives. So focus आ गया. So in the light of organizations' objectives, corporate and business level strategies are made. Human resource planning is the process of analyzing an organization's human resource needs and developing plans, policies and the systems to satisfy their need. तो आपके पास ये फुल डेफिनेशन आ गई है जो कि एचआर प्लानिंग को एड्रेस करती है. अच्छा, अब हम जब हमने स्ट्रेटजीज की बात की, तो देर आर लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज. फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी एक होती है कंपनी की. टॉप लेवल जिसमें मिशन, ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, मिशन स्टेटमेंट है.
टॉप लेवल के ऊपर, ठीक है, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या विजन है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं कि हम कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं, हम ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में से सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बनना चाहते हैं, हमारा मिशन क्या है। सो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर हम देखते हैं, बिजनेस लेवल के ऊपर देखते हैं डिफरेंट लेवल्स टू बिल्ड एंड मेंटेन कंपेटिटिव एडवांटेज। बिजनेस लेवल आपका बेसिकली ऑपरेशनल लेवल है, जिसपे के सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं ताकि आपकी कंपनी को एक कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं। सो इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सेटिंग ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग हाउ टू मीट देम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इंश्योरिंग HR रिसोर्स सप्लाई मीट्स द ह्यूमन रिसोर्स डिमांड। जितनी आपकी डिमांड है उसके मुताबिक आपके पास HR अवेलेबल होना चाहिए। HR देखें, लोग तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन are the right kind of people available, having the right kind of skills or certifications or degrees or whatever, जो भी आपके क्राइटेरियाज हैं। दुनिया में आजकल स्किल बेस्ड है, तो स्किल आती है तो उसके बेस के ऊपर क्या बंदे। HR इंश्योरिंग HR रिसोर्स सप्लाई। मैं आज मार्केटिंग में, ठीक है, तो मुझे एक मार्केटिंग का बंदा चाहिए, तो मैं HR से कहूँगा आई नीड अ मार्केटिंग गाय हैविंग दिस मच दीज मैनी स्किल्स। सो HR को पता होना चाहिए कि बैक एंड पूल के ऊपर कहीं कहाँ पे ये बंदे अवेलेबल हैं, उनको ढूंढ के लाना है, या कहीं और कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको ऑफर देनी है। सो दिस इज इंश्योरिंग कि आपके पास, आप अगर बंदा मांगे वो कहे जी हमारे पास तो बंदे ही कोई नहीं मार्केट में इस तरह का, आप ही बताएं कहाँ से लाना है। सो HR का ये रोल भी होता है। सो ये मॉडल की पिक्चर नहीं आ रही। सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक hospitals or different organization which have a different ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्ट्रक्चर, उनका मॉडल क्या होता है। सो आपके हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ओपन न्यू प्रोडक्ट लाइन, ओपन न्यू फैक्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, develop staffing for the new installation, having production workers, supervisors, technical officers, other managers, recruit skilled workers आप करें, ये स्टेप है। develop technical training programs, transfer managers from other facilities विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें देखते हैं हम कि अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इसी तरह डिफरेंट स्टेप्स हैं। रिक्रूट मैनेजर्स फ्रॉम आउटसाइड, टू कॉस्टली टू हायर फ्रॉम आउटसाइड, डेवलप न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान। सो ये बेसिकली आपकी प्लानिंग मॉडल्स हैं जो कि आप डिफरेंट यूज करते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको समराइज अगर करूँ तो असेसिंग द मैन पावर यू हैव, assessing the skills which are required, then determining what are the training and development needs which can be imparted. Also anticipate shortage and surplus of staff. कई दफ़ा shortage हो जाती है, कई दफ़ा surplus staff हो जाता है, ठीक है। Overstaffing को control करना, controlling overstaffing and alignment of human resource HR planning objectives with the organizational. So आपके जो human resource के जो plan के objectives हैं, they should be in line with the organizational objectives, right? So there can be shortcomings of the model. HR may lack knowledge required for forecasting, incorrect assumptions about effectiveness of HR programs, does not engage in strategic planning, resistance to change present HR systems. So these are different shortcomings which can happen in your model, yeah, HR planning practices. So HR planning should be done to guide and coordinate all HR activities so they work together to support the overall strategy of the company. They should be responsive to internal and external environment. Planning done in advance and strategic. It should be strategic planning linked with the higher level of planning. So आप देख रहे हैं कि हर लेवल को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया गया है. So basically, process of HR planning means analysis of the objectives and strategic plans of the company. Number one, preparing the manpower inventory, then manpower forecasting, manpower plans, training and development programs, and appraisal of manpower planning. So basically, आप
उसके लिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। HR डिमांड फोरकास्ट इसमें की जाएगी। इट्स प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कंपटीशन क्या है आपका, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी क्या आ रही है और सोशल फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं फोरकास्टिंग जब आप करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं आपके पास, बजट कंस्ट्रेंट्स हैं। आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है। सो आपको इन चीज़ों को देखना है कि आप जब HR की डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि कोई चीज़ होगी, तो आपको बजट अपना कंस्ट्रेंट देखने हैं, प्रोडक्शन देखनी है कि आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं और फोरकास्ट में आप देख रहे हैं कि 20,000 आ रहे हैं, तो आपको अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो यू हैव टू लुक एट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देन यू हैव टू look at your organizational structure whether that needs to be expanded and और अगर ज़्यादा लोग हो चुके हैं तो you look at employee separations। ठीक है। सो जब आप प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर, आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स दोनों को देखने के बाद फोरकास्टिंग करनी चाहिए। सो ये एक मैप बनाया हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। उसके बाद आपने देखना है आपका कि HR प्रोग्रामिंग, HR प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, एवेलुएशंस, HR नीड्स फोरकास्ट क्या है आपकी, HR सप्लाई फोरकास्ट आपकी क्या है। सो ये आप डिफरेंट मॉडल होते हैं। There are different forecasting techniques which are used. Now, forecasting techniques vary from simple to sophisticated ones depending upon the size of your organizations. आप किस तरह उसको मैनेज कर रहे हैं। For example, managerial judgment. Managers discuss and arrive at a figure of inflows and outflows which cater to future labor demand. The technique may involve a bottom-up or top-down approach. This technique is used in smaller organizations or in those companies where sufficient database is not available, right? तो आप मैनेजरियल जजमेंट के ऊपर चले जाते हैं फोरकास्ट में। एक और चीज़ होती है रेशियो ट्रेंड एनालिसिस होता है, स्टडिंग पास्ट रेशियोज दैट इज नंबर ऑफ वर्कर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सेल्स, forecasting future ratios and resisting the future changes in the organization. This is the quickest forecasting technique। ठीक है कि आपने पास्ट ट्रेंड्स को देखा, रेशियो को देखा, नंबर ऑफ वर्कर्स देखे कितने थे और आपकी सेल्स कितनी हुई है, तो इसको रेशियो ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। There's another forecasting technique which is known as work study technique. Work study technique can be used when it is possible to apply work measurement to calculate the length of operation and the amount of labor required। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आपने देखना है कि एक काम करने के लिए एक स्टाफ को कितना टाइम चाहिए, राइट। उसके बेस के ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं। एक बंदा मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कोई टाइम काम करने के लिए कितने मिनट्स चाहिए, ठीक है, कितने घंटे चाहिए, वो देख लें। उसके बाद मुझे अगला काम दिया जाए। इससे ये होता है कि वर्क लोगों से जो लिया, जैसे अभी आपके बाहर के अंदर लोग जो काम करते हैं, वो सारे लोग कहते हैं ना कि उनके निचोड़ लेते हैं, सुबह से जाते हैं और शाम तक, देन दे पे यू मोर, राइट। तो आपसे मैक्सिमम आउटपुट वो ले रहे होते हैं। उन्होंने यही किया हुआ है कि एक डब्बे को सपोज पैक करने के लिए मुझे 4 मिनट चाहिए, ठीक है। तो उन्हें कैलकुलेट कर लिया कि दिन में ये बंदा काम कर रहा है, एंड ऑफ द डे इसको जो बॉक्सेस पैक करने हैं वो से 5,000 होने चाहिए। अगर 5,000 से कम बॉक्सेस होंगे, सो दैट मीन्स कि उस टाइम लिमिट के अंदर ये बंदा लैग कर रहा है, कहीं इधर उधर बातें करना शुरू हो गया या टाइम ज़ाया कर रहा है। सो दिस हैज टू बी टेकन केयर। देन देयर आर डेल्फी टेक्निक है। From a group of experts, the person needs are estimated. This technique is quite useful where the problem cannot be solved by using analytical techniques, but its solution require a subjective judgment on the collective basis. So Delphi technique एक flow model भी होते हैं। The simplest one is called the Markov model. In this technique, the forecast will A, determine the time that should be covered, B, establish categories, also called states, to which employees can be assigned, C,
count annual movement, also called flow among states, for several time periods. D, estimate the probability of transition from one state to another based on the past trend. सो आपने देखा कि इसकी टेक्निक्स जो हैं ये उससे ज़्यादा इम्प्रूव होती जाती है. So today we have looked at one of the functions which is known as the human resource function of the ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे पहला फैक्टर है जिसको कि आप लोगों ने देखना है. ठीक हो गया. सो थैंक यू वेरी मच. आज का लेक्चर इतना ही है. मैं इसको अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव में एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट एंड वॉच इट. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.